नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 70वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इस बार शानदार वैकेंसी आई है। तो आप लोग शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और एक सीट अपना कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोग जो है एडुटेरिया का हम लोग चौथे टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और हमें बताना था इस वीडियो के बारे में दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है जुनून करके जो आया है एडुटेरिया के द्वारा, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका फायदा हो सके। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, और इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। ओके, तो पहला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों की तिथि निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। देखिए, तो पहला कथन तो यहाँ पर जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। फिर दूसरा है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्षों का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये गलत दिया गया है। इसका जो अर्ध जीवन काल होता है, अर्ध जीवन मतलब आधा जीवन होता है, वो होता है 5,568 साल का। कितना का होता है? 5,568 साल का होता है, ठीक है, ना कि 10,000 साल का। तो ये क्या है? ये गलत है। ओके, ये दूसरा कथन जो दिया गया है ये क्या है? गलत है। पहला सही था, दूसरा गलत है। तीसरा देख लेते हैं, रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस विधि के अनुसार जो है 70,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं का भी काल निर्धारित किया जा सकता है, ना कि 10,000 साल ही। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर है, मृत वस्तुओं में भी C14 यानी कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति के घटकों का विघटन असमान अनुपात में जारी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मृत वस्तुओं में रेडियो कार्बन की मात्रा लगातार घटती रहती है, यह मात्रा समान अनुपात में घटती है, ठीक है, समान अनुपात में घटती है, ना कि असमान अनुपात में। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ इसमें पहला कथन सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग कितना शानदार प्रश्न है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिलालेखों यहाँ देखेंगे, सॉरी, शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग पैलियोग्राफी। क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट किसका था? अशोक के हैं, ठीक है। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी में डॉट 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 लिपि और डॉट 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 भारत में लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में लिए गए थे। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके थे? ठीक है, अशोक का शिलालेख जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और 1837 ईस्वी में, ठीक है, 1817 नहीं, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 जिसमें कि सूत्र साहित्य दिया गया है और सूची 2 जिसमें कि विषय वस्तु को दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि मैं बात करूँ दोस्तों शुल्ब सूत्र का, तो शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों गणित और ज्यामिति से, ठीक है, गणित और ज्यामिति से संबंधित था। स्रोत सूत्र जो था ये संबंधित था राज्याभिषेक समारोह से, और गृह सूत्र जो था वो विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब 2, 1, 3, ठीक है, 2, 1, 3 राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यानी कि 6 नंबर हमारा प्रश्न दिया गया है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या जो है दोस्तों कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। कितना है? 6 है टोटल। ठीक है, टोटल 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 जो है ये क्या है? ये 6 जो है वेदांग है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों और अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है, इसे क्या कहा जाता है? 7 नंबर प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगालिथ। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मेगालिथ कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 8 नंबर हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है नवपाषाणकालीन बस्तियां और सूची 2 में जो है उसकी अवस्थिति दिया गया है। ठीक है, मतलब कि कौन चीज कहाँ से मिला है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें से। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे चिरांद। ठीक है, तो चिरांद से क्या मिला है? चिरांद कहाँ है दोस्तों? चिरांद बिहार में है। ठीक है, चिरांद कहाँ है? बिहार में है। बुर्ज होम की बात करूं दोस्तों, तो बुर्ज होम कहाँ है? बुर्ज होम कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम कश्मीर में है। उसके बाद बुर्ज होम कश्मीर में है। कोल्डिहवा की मैं बात करूं तो कोल्डिहवा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद फिर उतनापुर की बात उतनूर की बात करूं तो उतनूर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और पिकलीहल जो है कर्नाटक में है। देखिए पिकलीहल के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, बुर्ज होम बिहार में है ये पूछा गया है, चिरांद के बारे में पूछा गया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रकार सही जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 9 नंबर प्रश्न हमारा है। 9 नंबर प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सत्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला कथन को। तो पहला दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। तो बिल्कुल ये पहला कथन जो है बिल्कुल सही है नवपाषाण युग के लिए। फिर है, नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी वस्तुओं से दूर भी बस्तियां स्थापित करने में विफल रहे। ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल के लोग जो थे वो पहाड़ी बस्तियों से दूर भी बस्तियों स्थापित करने में सफल रहे थे। सॉरी, विफल नहीं, सफल रहे थे। ठीक है, तो देखिए दूसरा कथन जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन क्या हो जाएगा? दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत। देखिए इसका मैं व्याख्या बता देता हूँ। ठीक है, नवपाषाण युगीन लोगों के सामने एक गंभीर चुनौती भी थी और वह था यंत्रों का एक सीमित दायरा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चूंकि वे पत्थर से बने औजार और हथियार पर निर्भर थे, अतः वे पहाड़ी क्षेत्रों से दूर बस्तियां स्थापित नहीं कर सके थे। वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी नदी घाटियों के ढलानों पर ही बस सकते थे। इसलिए कथन दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, तो सिर्फ पहला कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, उन स्थान युगों की पहचान कीजिए जहां नवपाषाण कालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बहुतायत में प्राप्त हुए दोस्तों बुर्ज होम और चिरांद से। अभी मैं बताया बुर्ज होम कहाँ और चिरांद कहाँ है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 11 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? सेनुआर जो है दोस्तों बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत ही चर्चित स्थल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये जो है कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये भी मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। बुर्ज होम कहाँ है? अभी मैं बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृति पर विचार कीजिए और सही क्रम में इसको जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों यानी कि कायथा यानी कयथ ताम्रपाषाण संस्कृति की बात करें तो इसका जो समय काल है दोस्तों ये है 2000 से 1800। ठीक है, 2000 से लेकर के 1800। ठीक है, 1800 BC। फिर जोरवे संस्कृति की बात करें तो जोरवे संस्कृति का समय जो है वो 1400 से लेकर के 700 है।
ठीक है, 700 BC है, सारे BC में है, याद रखेंगे। फिर आहर संस्कृति की बात करें तो यह है 2100 से 1500, 2100 1500, ठीक है, 2100 से 1500 BC। फिर उसके बाद फिर मैं बात करूं मालवा संस्कृति का, तो मालवा संस्कृति का समय है 1700 से 1200, ठीक है, 1700 से लेकर के 1200 BC। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आहार संस्कृति, ठीक है, फिर आ जाएगा कायथ संस्कृति, उसके बाद फिर आ जाएगा दोस्तों मालवा संस्कृति, फिर जोरवे संस्कृति। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न हमारा है सूची 1 जिसमें कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल दिया गया है, सूची 2 जिसमें कि अवस्थिति दिया गया है। तो इसको जो है सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सुमेलित कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे पांडुराज ढीवी का, तो पांडुराज ढीवी कहाँ है, तो पांडुराज ढीवी जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर कहाँ है दोस्तों, गणेश्वर जो है ये राजस्थान में है। एरण की बात करें तो एरण जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और इनाम गाम जो है दोस्तों, इनाम गाम कहाँ है, इनाम गाम महाराष्ट्र में है। इनाम गाम कहाँ है, इनाम गाम महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, 4, 5 और 1, ठीक है, 3, 4, 5 और 1। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 5 और 1, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी कि 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः प्रवरा नदी के किनारे हुई थी। तो बिल्कुल ये सही है, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का विकास जो है प्रवरा नदी के किनारे हुई थी, ये कथन सही है। दूसरा दिया गया है कि जोरवे संस्कृति का विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व है, अभी मैं बताया हूँ, ठीक है, ये कथन गलत हो जाएगा। फिर है इस संस्कृति पर दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व ही विद्यमान पाए गए थे, ये भी कथन सही है। फिर है जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है निवासा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है ये दायमाबाद है, ना कि निवासा है। तो चौथा भी कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न। 16 है किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में किया करते थे, ठीक है। तो ये किया करते थे दोस्तों नवदा टोली के लोग, ठीक है, नवदा टोली। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नवदा टोली के लोग। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यानी कि 17 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है, कि बिहार से नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, तो बिहार से किसका नहीं है, तो बिहार से जो है खैराडीह का नहीं है, ठीक है, किसका नहीं है दोस्तों, खैराडीह जो है ये बिहार में नहीं है। खैराडीह कहाँ है दोस्तों, खैराडीह अपना उत्तर प्रदेश में है, याद रख सकते हैं, खैराडीह यूपी में है। ओके, सिनवार, सोनपुर, ताराडीह ये सब बिहार में है, लेकिन खैराडीह जो है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कथन और कारण का प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि कथन में है कि ताम्र पाषाणकालीन लोग जो है मवेशी जैसे भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। तो पहला कथन तो सही है दोस्तों, ठीक है। कारण की बात कर लें तो कारण उन जानवरों का उपयोग दूध एवं गव्य उत्पादों के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है गलत है, ठीक है। वो लोग जो है इसका उपयोग खाने के लिए करते थे, ना कि दूध एवं गव्य उत्पादों के लिए करते थे। तो यहाँ पे ये कारण तो हमारा गलत है, कथन सही है, ठीक है। तो कथन सही है, कारण गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सत्य दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ उत्तर प्रदेश तक था, बिल्कुल सही है ये। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की जा चुकी है, ये भी सही है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता संस्कृति थी, ये भी सही है। फिर हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है।
तो ये कथन जो है यहाँ पे दोस्तों 90 नंबर का ये कथन गलत दिया गया है। ठीक है, ये कथन जो है गलत दिया गया है। ओके, तो ये जो है इसका मैं बता दूं, ये सिंध में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये पंजाब प्रांत में है। ठीक है, सिंध प्रांत में नहीं बल्कि पंजाब प्रांत में है, तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन चौथा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यानी 20 नंबर, एक तरफ जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। चलिए इसको मिलान करना है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कालीबंगा। तो कालीबंगा कौन सा कहाँ पे है, तो कालीबंगा जो है दोस्तों राजस्थान में है, आपको मालूम होगा। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। ओके, बनावली की मैं बात करूँ दोस्तों, तो बनावली जो है हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, धौलावीरा की बात करूँ दोस्तों, तो धौलावीरा जो है ये हो जाएगा आपका गुजरात में, और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सूची यहाँ पे सुमेलित है, यानी कि 3 4 1 2 5। ठीक है, 3 4 1 2 5, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 21, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिणाम क्या था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, और 2.43 मीटर जो है था एक गड्ढा था, यानी गहरा था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का भी हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 22 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। ठीक है, कालीबंगा ... हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं जिनका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कि कालीबंगा के दक्षिण हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ यानी कि दक्षिण हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी कि 23, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हमेशा बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज जो है दोस्तों कब हुई थी, तो इस लिपि की खोज हुई थी 1853 में। कब हुआ था, 1853 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 25 हम मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियां के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है। 25, तो ये प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये किया गया है मेलुहा का। किसका किया गया है, मेलुहा का किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 26 है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर 3 सींग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है। ठीक है, जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं मिलते हैं। उन पशुओं में किस पशु का चित्र उन मोहरों में नहीं पाया गया है। ठीक है, उन मोहरों में नहीं पाया गया है। तो इसमें जो है दोस्तों बैल का नहीं पाया गया है। ठीक है, बाद बाकी हिरण का है, हाथी का है, गैंडा का है, बैल का नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, बैल हमेशा ऑप्शन में दिया जाता है, बैल का नहीं है, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, कांस्य निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। 27, तो ये जो प्राप्त हुई है दोस्तों, ये हुई है हड़प्पा से। कहाँ हुई है, हड़प्पा से हुई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 28, आर्य शब्द किस बात का संकेतक है। आर्य शब्द जो है वो किस बात का संकेतक है दोस्तों, तो आर्य शब्द जो है दोस्तों ये संकेतक है एक सांस्कृतिक समुदाय का। किसका है, एक सांस्कृतिक समुदाय का जो है संकेत है आर्य शब्द, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 29, एक तरफ जो है यूरोपीय भाषा से जुड़ी अभिलेख है, दूसरी तरफ उनकी प्राप्ति का स्थान दिया गया है। ठीक है, कि कौन से अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पे कशस्ती अभिलेख। तो कशस्ती अभिलेख जो है दोस्तों ये इराक से मिला है। कहाँ से, इराक से।
ठीक है। फिर है हित्तित अभिलेख। तो हित्तित अभिलेख जो है दोस्तों ये मिला है तुर्की से, और मितानी अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिला है सीरिया से। ठीक है, तो 3, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3, 2, 4। ठीक है, 3, 2, 4 राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, कथन और कारण का प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे थे। बिल्कुल ये कथन सही है। कारण है इंडो आर्यन के पास जो है अश्वयुक्त रक्त, कवच यानी कि वर्मन और बेहतर हथियार थे। ठीक है, तो ये भी सही है, और इसी के लिए जो है ये हर जगह सफल रहे थे। तो इसका सही स्पष्टीकरण भी ये है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है, तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऋग्वैदिक संस्थाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन से कथन जो किन किन संस्थाओं में महिला भाग लेती थी। ठीक है, किन किन जो है संस्थाओं में महिला भाग लेती थी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। तो पहला दिया गया है कि सभा। ठीक है, सभा में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है, सभा में भाग लेती थी। उसके बाद समिति, समिति में नहीं भाग लेती थी। फिर विदत यानी विदत में भाग लेती थी, और फिर गण में भाग नहीं लेती थी। ठीक है, तो विदत और सभा और विदत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसे कई कबीलाई या नातेदारी आधारित जनसमूहों का भी उल्लेख मिलता है। ये विचार विमर्श की संस्थाएं थी, और इनमें से कुछ में राजनीतिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाता था। इन संस्थाओं द्वारा सामरिक और धार्मिक आयोजन का भी प्रबंधन किया जाता था। ऋग्वैदिक उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि सभा और विदत नामक संस्था में महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है। शूद्र शब्द, ठीक है, तो शूद्र शब्द का जो पहली बार अभिलेख है दोस्तों ये 10वें अभिलेख में है। किसमें है, 10वें अध्याय में है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किनका उल्लेख किया गया है। जल का देवता, तो जल का देवता जो है दोस्तों कौन थे, तो जल का देवता जो थे दोस्तों ये थे वरुण। कौन थे, वरुण थे। वरुण जो थे ये जल के देवता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं वह इंद्र जो थे इन्हें युद्ध और विशिष्टि के देवता माना जाता था। अग्नि जो थे इनको देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। वरुण जो थे वो जल के देवता तथा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी इनको थे। और सोम जो थे वो वनस्पति के देवता थे। तो सोम के बारे में हमेशा पूछा जाता है, और कभी कभी इंद्र के बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है यहाँ पे दोस्तों कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन था। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, ऋग्वैदिक लोगों की कृषि के ज्ञान का अभाव था। ऐसा नहीं है, कृषि का ज्ञान था उनको। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उनको जो है कृषि के बारे में बेहतर ज्ञान था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। नेक्स्ट है 35, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है सूची 1 में ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द है, और सूची 2 में उनकी संख्या यानी बारंबारता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि जनपद शब्द का जो है कितने बार उपयोग किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, जनपद शब्द का, तो जनपद शब्द का जो है दोस्तों उपयोग की यदि हम बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका उपयोग जो है किया गया है 0 बार, यानी एक भी बार नहीं किया गया है। ठीक है, 0 बार जनपद का उपयोग किया गया है। इंद्र की बात करें तो इंद्र का उल्लेख जो है 250 बार है। अग्नि की बात करें तो अग्नि का उल्लेख 200 बार है। ठीक है, जन की बात करें तो जन का उल्लेख 275 बार है। ठीक है, 275 बार है। और विष का उल्लेख 170 बार है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 36, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो ये माना गया है दोस्तों सरस्वती को। किसको माना गया है, सरस्वती को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 37 है। ठीक है,
37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक, राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? 37। तो ये था दोस्तों कौन? ये था पंचाल। कौन था? पांचाल था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 38 है, निम्नलिखित में से किस वेद में श्लोक के साथ जो है पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं दोस्तों यजुर्वेद में। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 दिया गया है कि निम्नलिखित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कहां ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों का संकलन किया गया था? 39। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 ये किया गया था दोस्तों पांचाल और विदेह में। ठीक है, पांचाल और विदेह यहाँ पे हो जाएगा, पांचाल और विदेह। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 4 और 6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 40, निम्नलिखित भारतीय दार्शनिक प्रणाली की किस शाखा का संबंध भौतिकवादी दर्शन से नहीं था? ठीक है, भौतिकवादी दर्शन से नहीं था, तो ये मीमांसा का संबंध इससे नहीं था भौतिकवादी दर्शन से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 41, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, और कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है, ध्यान देना है कौन से कथन असत्य है। असत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का द्योतक था। बिल्कुल पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। ठीक है, वैश्य लोग, तो ये कथन गलत है, वो हकदार थे। फिर है बलि प्रथा ने ब्राह्मणों को शक्ति कमजोर की, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये भी गलत है। फिर है कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी राजन्यों के बीच सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ जाते थे, तो ये सही है। ठीक है, पहला और चौथा यहाँ पे सही है, बाद बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। तो गलत कथन पूछा है, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 42, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का उल्लेख। ठीक है, तो जनपद शब्द का उल्लेख जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 है वैदिक ग्रंथों में ब्रीही शब्द का एक अनाज विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। ब्रीही जो है किस अनाज का द्योतक है? तो ब्रीही जो है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ब्रीही जो है चावल को कहा जाता था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 44 दिया गया है कि कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो कथन कह रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 44 कथन है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण विच्छेद उतना गहरा नहीं हो पाया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्ण विच्छेद उतना गहरा नहीं हो पाया था। दूसरा है कि राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए ये नहीं जो है उतना गहरा नहीं हो पाया था विभेद। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही इसका स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 45 की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे दोस्तों? वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे, यानी वर्धमान महावीर थे। ठीक है, ऐसे सबसे पहले संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? ठीक है, तो पहला है कि जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मानता नहीं देता है। ठीक है, ये गलत है। वो जैन धर्म जो है देवताओं के अस्तित्व का मान्यता देता है। तो पहला कथन तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा है कि जैन धर्म में जिन या जिन्ना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बिल्कुल ये सही है। फिर तीसरा है जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ओके, महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप ही वह जो है निम्न या उच्च वर्ण में जन्म लेते हैं। ये महावीर का कथन था, तो इसलिए वर्ण की वो निंदा नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें दूसरा कथन सही है, बाद बाकी सारे गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 47 में। चलिए देख लेते हैं। पहला है कि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गलत होगा, ये पाली नहीं, यहाँ पे प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, तो पाली यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया था, ये सही है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया। ठीक है, ये कथन तीसरा जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये पूरा किया गया था बल्लभी गुजरात में, ठीक है, ना कि पाटलिपुत्र में किया गया था, तो तीसरा गलत है। और चौथा है जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, तो ये सही है। दूसरा और चौथा क्या है, सही है, बाद बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था 48 नंबर प्रश्न। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पे देख लेंगे महावीर स्वामी से लगभग 2700 वर्ष पहले। ठीक है, महावीर स्वामी से लगभग 2700 वर्ष पहले जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे ये कथन सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनका यदि ऐसे जन्म की बात करें तो जन्म यहाँ देख सकते हैं 576 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 576 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 49, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। तो ये किस में बताया गया दोस्तों, तो ये बताया गया है अभिधम पिटक, विनय पिटक नहीं, ये बताया गया है दोस्तों सुत पिटक में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है, कथन और कारण का है, देख लेते हैं हम लोग क्या सही क्या गलत है इसमें। पहला है कि बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा है, बिल्कुल ये पहला कथन सही है। दूसरा है कारण भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्तियां जो है संभवतः गौतम बुद्ध की थी। ठीक है, ये भी कथन सही है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए कथन तो दोनों सही है पर सही व्याख्या इसका नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है, कौन से कला के रूप में, तो वो था गांधार कला। कौन था दोस्तों, गांधार कला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, जैन मठों को क्या कहा जाता था। ठीक है, जैन मठ जो होते थे तो जैन मठों को क्या कहा जाता था, तो उसे जो है बसादिस कहा जाता था। ठीक है, बसादिस, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चैत्य जो था बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था। बिहार जो था वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान या मठ था। स्तूप जो था गौतम बुद्ध के जीवाश्मों के ऊपर निर्मित कलात्मक संरचना था। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उपरोक्त के राजवंशों के मगध पर शासन करने के क्रम को कौन सा विकल्प जो है उचित रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले की मैं बात करूँ तो सबसे पहला वंश था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में हमारा डी आएगा, तो डी देख लिया यहाँ पे दो ऑप्शन में है, डी आएगा। हर्यक के बाद जो है शिशुनाग वंश है ऑप्शन के अनुसार, तो सेकेंड में शिशुनाग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में हमारा नंद वंश हो जाएगा और फोर्थ में जो है मौर्य वंश हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो घनानंद को जो है मार करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये दोनों तो कथन लास्ट में होगा, तो यानी कि डी ए सी बी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यानी 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। 54,
पहला दिया गया है कथन में कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई थी। बिल्कुल पहला कथन सही है। कारण लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायी कारण था। सही बात है, ठीक है। तो इसलिए दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची एक में जो है महाजनपद काल दिया गया है, दूसरे में जो है राजधानी दिया गया है। चलिए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है। सही मिलान कर लेते हैं। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी जो थी इलाहाबाद, ठीक है। कौशल का श्रावस्ती, मल का कुशीनारा या कसरिया, ठीक है, कुशीनारा, और अवंती का महिषामती। तो ये कथन यहाँ पे मिलान सही है। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 4 1 3। 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृति के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों के होने का उल्लेख किया है? 56। तो पाणिनि ने इसका उल्लेख किया दोस्तों 40 का। कितना का किया है? 40 यानी 40 का किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 57। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जिन्ना की मूर्ति उठाकर ले आया था? 57। तो ये था दोस्तों महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद था, ठीक है। ये था महापद्म नंद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 58। ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? ठीक है। तो ये आक्रमण जो है 516 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 516 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ईरान के संबंधों पर निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहला है कि ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता था। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है खरोष्ठी लिपि जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है मौर्य शिल्प कला पर भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। तीसरा कथन सही है। चौथा है भारत में पंच चिन्हित सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चौथा कथन यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर नहीं था, ठीक है। ईरान के सिक्कों पर भी उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में पाए गए हैं जो ईरानी के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की सूचित करते हैं। इस बात के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कि ईरान के साथ संधि के प्रभाव में पंच चिन्हित सिक्के भारत में उपयोग हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए चौथा कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया गया। पोरस के द्वारा पोरस का राज्य किन नदियों के बीच जो है स्थित था, ठीक है। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिनाब और झेलम नदी के बीच में था, ठीक है। चिनाब और झेलम, हाँ राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, चिरांद और झेलम। नेक्स्ट है 61। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय तो था नंद वंश का, याद होगा आपको। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ हुई मानी जाती है? द्वितीय नगरीकरण का, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी से माना जाता है, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी, राइट आंसर ऑप्शन सी। 63 बुद्ध काल, ठीक है, जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वर्षकार और दीर्घचारायन नामक दो प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था? ठीक है, तो वो था दोस्तों, यदि मैं बात करूं वर्षकार का, तो वर्षकार जो थे दोस्तों ये थे मगध से, ठीक है, और दीर्घचारान्य जो थे ये थे कौशल में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 है ईसा पूर्व 300 के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में संयोजित करें।
ठीक है, चलिए यहाँ पे संयोजित कर लेते हैं हम लोग 64। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पाटलिपुत्र का 1 नंबर में, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पाटलिपुत्र का सबसे ज्यादा था। उसके बाद दोस्तों जो है मथुरा का था 2nd नंबर पे। 3rd नंबर पे जो है दोस्तों बेसर यानी कि विदिशा का था 3rd में, ठीक है। उसके बाद 4 की मैं बात करूं, 4 में जो है दोस्तों था कौशाम्बी, और सबसे अंत में यहाँ हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी। 65 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक ग्रंथों में किस नगर को बनियागामा, ठीक है, बनियागामा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है दोस्तों चंपा के लिए। किसको कहा गया है? चंपा के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किन नाम का प्रयोग किया था? पाटलिपुत्र के लिए, तो पाटलिपुत्र के लिए किया था पोलीब्रोथा, ठीक है, पोलीब्रोथा या पोलीबोथरा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अशोक का इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या कितनी है दोस्तों, और जो किस तरह से वर्गीकृत किए गए, ठीक है। 67, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी संख्या की मैं बात करूँ तो इसकी संख्या जो है दोस्तों ये 39 है, और जो है जो 5 तरह से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख की बात करेंगे तो ये पाया गया है दोस्तों प्राकृत में भी पाया गया है, यूनानी में भी पाया गया है, और आर्मेयिक में भी पाया गया है, ठीक है। संस्कृत और पाली में नहीं पाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 69 नंबर प्रश्न। 69 है, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो है अपने राज्याभिषेक जो है 13वें बृहद शिलालेख में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजा बनने के 8 वर्ष के पश्चात अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आज बस 70 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, फिर जो है अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सत्य कथन है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। पहला दिया गया कि मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। देखिए ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को समाहर्ता कहते थे, ना कि सन्निधाता कहते थे, ठीक है। ये समाहर्ता कहते थे, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, मौर्य प्रशासन में राजकोष एवं भंडारण के मुख्य संरक्षक को समाहर्ता कहा जाता था। तो देखिए दूसरा भी कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको सन्निधाता कहते थे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो दोनों के दोनों कथन गलत है, ओके। तो देख लेते हैं 70 का ऑप्शन के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा देंगे। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।